अच्छा भाई, वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आप अपने स्पाउस को कैसे बुला सकते हो। आप एज अ हस्बैंड हो, वाइफ हो, आप कनाडा में हो, अगर आपके अपने होम कंट्री में कोई स्पाउस है, मतलब हस्बैंड या वाइफ आपके होम कंट्री में, आप उसको कैसे कनाडा बुलाओगे और आपका खुद का यहाँ पे स्टेटस क्या है, उसके बारे में डिटेल वीडियो में बात करेंगे। ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हो सकते हो कनाडा के अंदर, आप वर्क परमिट पे हो सकते हो, आप पीआर पे हो सकते हो। अब आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है अपने स्पाउस को बुलाने के लिए, तो इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे इन 3 सर्कमस्टांसेस को। अच्छा भाई, सबसे पहला तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर हो और आप मैरिड हो, और अब आपको अपने स्पाउस को बुलाना है। आपके जो स्पाउस है आपके होम कंट्री में, या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, या तो मैरिड हो आप वहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे आके मैरिड हो, आपने ऑनलाइन निकाह किया। ये सारी चीज़ें, पहली बात तो ये ज़्यादा जहन में रखिएगा, यहाँ पे ऑनलाइन निकाह वगैरह जो आप यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान या इंडिया वगैरह में करते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। कैनेडियन इमिग्रेशन वो नहीं मानती, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे ये बात करते हैं भाई, अगर आप फॉर एग्जांपल मैरिड, आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे कनाडा में आए थे, तो अब अपनी वाइफ को आप कैसे स्पॉन्सर कर सकते हो और कैसी सिचुएशन में स्पॉन्सर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर आए थे, तो आप ये बात जहन में रखना कि आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हो, उनके लिए वीज़ा फाइल कर सकते हो, लेकिन उसकी दो सर्कमस्टांसेस हैं। पहला ये होना चाहिए कि आपने कनाडा के अंदर एटलीस्ट एक सेमेस्टर किया होना चाहिए, एटलीस्ट 1 सेमेस्टर अपनी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, जहाँ पे भी आप उन्हें कंप्लीट किया होना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि आप एक लेजिट स्टूडेंट हो, आप एक्चुअली पढ़ने आए थे। इस वजह से ये कहा जाता है कि एटलीस्ट एक सेमेस्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होनी चाहिए। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अगर बोलें तो मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर हो गया, और ये सारी चीज़ें जो है वो हस्बैंड और वाइफ के जो है वो सिमिलर नाम में होना चाहिए। यूजली पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जो वाइफ होती हैं उनका जो सेकंड नेम होता है वो हस्बैंड के नाम पे आ जाता है। तो दिस मेक्स अ सेंस। अदर देन दैट बहुत सारी और डॉक्यूमेंटेशन भी होती हैं, तो स्पाउस वीज़ा के ऊपर अलग से वीडियो बना जा सकती है। लेकिन अभी मैं उन सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जिस पर आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो कनाडा, क्योंकि आपका खुद का टेम्परेरी स्टेटस हो। तो हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पे बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पे आप कैसे बुला सकते हो। तो पहला जो सबसे ज़्यादा पहला तरीका है इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पे बुलाने के लिए, वो है विज़िट वीज़ा। आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं अपने स्पाउस को विज़िट के लिए बुला रहा हूँ, एक सेमेस्टर हो गया है, मेरा स्पाउस है और मुझे उससे मिलना है। तो ये एक लेजिट है, और कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो फैमिली रीयूनिफिकेशन में बिलीव करती है, तो आप विज़िट वीज़ा फाइल कर सकते हो। इसमें आपको ये होता है कि आपका स्पाउस जो है वो यहाँ पे कनाडा में आ सकता है, 6 मंथ्स के लिए रुक सकता है, लेकिन उसको जो वीज़ा मिलेगा वो अराउंड 10 ईयर्स का मिलेगा। तो एंट्री और एग्जिट वो उसको 6 महीने बाद आना जाना करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, आप नॉर्मल विज़िट वीज़ा ही फाइल करते हो, लेकिन उसके अंदर मेन चीज़ ये होती है कि आप उसमें बताते हो कि भाई मैं अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को विजिट करने जा रही हूँ, जो कि कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहा है, और ड्यू टू दिस रीज़न लाइक फैमिली रीयूनिफिकेशन मैं मिलने जा रहा हूँ या मिलने जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा रीज़न हो सकता है या दूसरा जो तरीका है वो होता है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड, और कैनेडियन गवर्नमेंट का खुद की ये पॉलिसी है जो उन्होंने एक जो है किसे कहते हैं ना कि पुट अप की है, कि स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट ये होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, जो मैरिड स्टूडेंट है, जो कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट पर आना चाहते हैं, उनका यही सवाल होता है क्या मेरा स्पाउस या क्या मेरी स्पाउस जो है वो कनाडा आ सकती हैं, और फिर उनका क्या स्टेटस होगा। तो उनका क्या स्टेटस होगा उसके ऊपर ये बात करते हैं कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में, चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ, और वो अपने स्पाउस को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए। पहला तो विजिट वीज़ा हो गया, दूसरा हो गया स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में ये सिचुएशन आ जाती है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ को वीज़ा फाइल करते हो, उसमें होता है ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट का मतलब ये होता है कि आप जब तक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, आपका जो स्पाउस है वो यहाँ पे अगर आ जाता है तो वो ओपन वर्क परमिट है, मतलब वो 24 घंटे काम कर सकता है, वो फुल टाइम जॉब कर सकता है, राइट। तो ये एक एडेड एडवांटेज हो जाता है अगर आपका स्पाउस आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत अच्छी कंडीशन बता देता हूँ जो मैं बहुत सारे लोगों को प्रेफर करता हूँ। बीइंग एन इंडियन, पाकिस्तानी, यूएई, मिडिल ईस्ट, कहीं पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये बहुत कंसिडर करिएगा कि जो फीमेल्स होती हैं व्हेन मैरिड, उनकी एज कम होती है कंपैरेटिवली, 1-2 साल का डिफरेंसेस होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा भी होते हैं या सेम एज भी होते हैं। और फिर बहुत सारे लोगों का होता है वो ये कहते हैं कि भाई हम अपनी वाइफ को जो है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट भेज देते हैं और हम जो है वो ओपन स्पाउस वर्क परमिट आएंगे। तो एक बहुत अच्छी पॉलिसी है या एक बहुत अच्छा तरीका है बहुत सारे लोगों के लिए जो ये कर सकते हैं कि भाई अपनी वाइफ को भेज दें एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो पढ़ वगैरह भी लेंगी यहाँ पे, एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद वो आपको स्पॉन्सर कर लेंगे। तो ओपन वर्क परमिट पे जब आप आ जाएंगे तो आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, आपके कैरियर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो या तो आप विजिट वीज़ा फाइल कर सकते हैं या आप ओपन वर्क परमिट फाइल कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर आप फ्रीली जॉब ढूंढ सकते हैं, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपकी वीज़ा की वैलिडिटी, विजिट वीज़ा में तो मैंने आपको बता दिया 10 साल का वीज़ा मिलेगा या और आप 6-6 महीने में एंटर एग्जिट करना होगा। जो ओपन वर्क परमिट पे जब आप आएंगे तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जो आपकी जो ओपन वर्क परमिट की लिमिट होगी वर्क परमिट की, वो खाली उतनी ही होगी जितना आपकी वाइफ का स्टूडेंट वीज़ा होगा, या आपके हस्बैंड अगर यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे उसका जितना वीज़ा होगा उतनी आपकी ओपन वर्क परमिट की जो है वो एक्सपायरी होगी।
अच्छा, जैसा कि एग्जांपल है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने स्पाउस को कैसे बुला सकता है, इसी तरह वर्क परमिट होल्डर जो है वो अपने जो स्पाउस को है वो बुला सकता है, या तो विजिट वीज़ा पे, ओपन वर्क परमिट पे। बिल्कुल ही सेम है एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और एज़ अ वर्क परमिट। अच्छा, ये बात 2-3 चीज़ें ज़हन में रखिएगा जो शायद मैंने गलती की, या मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अपने स्पाउस को आप जल्दी बुला लें, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको सपोर्ट ही होता है और आपको फ़ायदा ही होता है। हाँ, ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी है कि आप अब एज़ ए जो सिंगल इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है वो अकेले जो रूम शेयरिंग में रह जाते हैं, सस्ता पड़ता है, ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। लेकिन जब आपका स्पाउस आ जाता है तो आपको शायद मे बी एक डिफरेंट यूनिट लेना पड़ता है या अपार्टमेंट लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। लेकिन उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हो, और जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप 20 आवर्स पर वीक जो है वो अलाउड वर्क करना, और फिर जो आपका स्पाउस होता है वो फुल टाइम जॉब कर रहा होता है, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाती है कंपैरेटिव टू एक्सपेंसेस। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मे बी पॉसिबिलिटी हो कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी कैलकुलेशन ना बैठी हो। अदर देन दैट उसके अंदर एक दो और पॉइंट्स यहाँ पे ये भी आ जाते हैं कि वर्क परमिट तक इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पे जब आप बुला लेते हो तो उसके चांसेस वीज़ा जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप इनिशियली नए नए आए होते हो। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा का आपका एक ही सेमेस्टर, आपने बोला यार मुझे वाइफ को बुलाना है, तो आप स्ट्रॉन्ग टाइज भी जो है वो दिखा सकते हो कि देखो भाई मैंने एक सेमेस्टर कर लिया, अब मैं बुलाना चाह रहा हूँ। अगर आप वर्क परमिट पर बुलाते हो तो वर्क परमिट पर बहुत सारे लोग डायरेक्ट वर्क परमिट पर कनाडा में आए हुए होते हैं, और बहुत सारे लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं फिर वर्क परमिट पर होते हैं। तो उन दोनों के लिए सेम है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पर फाइल करो चाहे वर्क परमिट फाइल करो, या आप विजिट वीज़ा फाइल कर सकते हो अपने स्पाउस का, या फिर आप ओपन वर्क परमिट कर सकते हो। तो क्यों ना हम जल्दी करते जब इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं कि पीआर पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा भाई, जो लास्ट तरीका है कनाडा में अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करने का, वो है आप पहले दो में जो मैंने बात करी वो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट और वर्क परमिट में बात करी, जिसमें ये होता है आप विजिट वीज़ा पे बुला सकते हो, ओपन वर्क परमिट में बुला सकते हो। अच्छा, जब आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या वर्क परमिट पर आपका टेम्प्रेरी स्टेटस है, तो आपके स्पाउस का भी टेम्प्रेरी स्टेटस होगा। ये चीज़ जहन में रखिएगा भाई। जितनी उनकी वीज़ा की वैलिडिटी होगी उतनी ही आपकी स्टूडेंट वीज़ा, आपकी जितनी उनके स्टूडेंट वीज़ा की वर्क परमिट की वैलिडिटी होगी उतनी ही आपके ओपन वर्क परमिट या विजिट वीज़ा की जो है वो तकरीबन वैलिडिटी होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कैनेडियन पीआर होल्डर हैं, या मतलब कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट है, और अब आप मैरिज करते हैं तो उसमें आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि भाई आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसमें ये पॉइंट आ जाता है, या ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि आप कैनेडियन पीआर हैं, परमानेंट रेजिडेंसी आपके पास, तो अब आप एज अ कैनेडियन पीआर अपनी वाइफ या हस्बैंड को जो आपके आउटसाइड कनाडा है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप स्पाउसल स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। अच्छा, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप क्या होती है कि भैया आपका जो स्पाउस है आउटसाइड कनाडा वो एज अ पीआर आता है डायरेक्टली, रादर देन वर्क परमिट, या मतलब वो डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंट ही आता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये करते हैं कि भाई जो कैनेडियन पीआर होल्डर होते हैं वो कैनेडियन पीआर वो शादी करते हैं, तो वो उनको जो है वो स्पॉन्सरशिप मिलती है, डायरेक्ट स्पाउसल स्पॉन्सरशिप मिलती है, जिसके अंदर आप एज अ डायरेक्ट जो है वो परमानेंट रेजिडेंट ना आते हो, मतलब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो होती हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या वर्क परमिट पे। ठीक है, क्योंकि आप पीआर का मतलब क्या है, आपका परमानेंट स्टेटस है, परमानेंट रेसिडेंसी मतलब आपका स्टेटस जो है वो परमानेंट है। अब आपका स्टेटस परमानेंट है, इसका मतलब जो आपके स्पाउस है उसका भी स्टेटस परमानेंट है। इस तरह ये चीज़ काम करती है। इस तरह आप अपने बुला सकते हो अपने स्पाउस को टू कनाडा, और ये तरीके हैं डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ पे जो यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं। मैं उनको रिकमेंड करता हूँ अपने स्पाउस को एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ही बुला लें। लेकिन बात ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि एज ए टेम्प्रेरी स्टेटस पे जब आप आते हो तो आपको अपने स्पाउस की जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन दिखानी होती है, या आप खुद दिखा दो या वो दिखा दें। तो ये 2-3 फैक्टर्स जो हैं वो हम लोग कंसिडर करते हैं। आप बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, फिक्स एसेट दिखा दो, फाइनेंशियल एसेट्स दिखा दो, कुछ भी चीज़ें दिखा सकते हो आप, जो एफबीआर रिटर्न्स दिखा दो, ये सारी चीज़ें जो है वो आप दिखा सकते हो जब अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर रहे हो। तो कि भाई आप कनाडा में आइदर आप स्पाउसल स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, ये अलग चीज़ है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, इसमें टाइम टेकिंग बहुत है, इसमें 1-1.5 साल लग जाता है तकरीबन। हालांकि ओपन वर्क परमिट पे या आप अपना विजिट वीज़ा पे जो है वो लेस टाइम लगता है कनाडा में, लेकिन जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप होती है क्योंकि वो डायरेक्ट परमिट स्टेटस दे रहे होते हैं, तो कैनेडियन इमिग्रेशन ऑलमोस्ट 1 साल ले लेती है, 8 से 10 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है, इनफैक्ट इससे ऊपर भी लगता है। लेकिन मेक श्योर करें कि आपके पास इनफ सोर्सेज ऑफ फंड्स हों ताकि आप ये दिखा सको कैनेडियन इमिग्रेशन के जो मैं जिस स्पॉन्सर को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, आइदर आप स्पाउसल स्पॉन्सरशिप मतलब अगर आप पीआर हो या आप टेम्प्रेरी स्टेटस पे हो, विजिट वीज़ा, वर्क परमिट या स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, ये 3 तरीके हैं स्पाउस को बुलाने के लिए। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले आप विजिट वीज़ा पे बुला सकते हो, दूसरा आप बुला सकते हो ओपन वर्क परमिट पे, तीसरा आप बुला सकते हो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप पे। ये जो तो पहले तरीके हैं वो और टेम्प्रेरी स्टेटस बुला सकते हो, आइदर यू एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्क परमिट, और जो तीसरा तरीका है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का, वो आप एज ए कैनेडियन परमिट रेसिडेंट होते हो तभी बुला सकते हो। तो आई होप गाइस यहाँ तक वीडियो क्लियर होगी, और कुछ और टॉपिक्स अगर आपको वीडियो में डिस्कशन करना है नेक्स्ट वीडियोज़ में अपकमिंग या आप चाहते हो कि यार आप मुझे गाइड करते हैं 1-to-1 सेशन के लिए, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाल दूँगा अपने 1-to-1 सेशन के लिए। उसमें 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई बता सकता हूँ, और मेरे जो लास्ट कुछ 10 से 12 कैंडिडेट्स थे जिनके साथ मैं 1-to-1 काउंसलिंग किया, उनको
उनको एक डायरेक्शन नज़र आ गया काफ़ी हद तक कि हमें करना क्या है, या पता चल गया उनको, वरना वो लोग क्या थे भाई, उनको पता नहीं था कि करना क्या है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपका टाइम, एज और जो डिसीजन है और पैसे हैं वो बचा सकती है। अदर देन दैट यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। अदर देन दैट आई हैव अ गुड यूट्यूब चैनल जो ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर टच करने वाला है। यू कैन फॉलो मी ऑन दैट और सब्सक्राइब मी ऑन दैट एंड फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज। टेक केयर।